हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल एमआर बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। तो आइए, आज हम लोग ये त्रिभुज का तीसरा सेशन रहेगा। कल हम लोग पढ़े थे समरूप आकृतियां और सर्वांगसम आकृतियों के बारे में। समरूप आकृतियां क्या होती है, सर्वांगसम आकृतियां क्या होती है और असमरूप आकृतियां क्या होती है। प्रश्नावली 6.1 कल समाप्त हो चुका था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 की तरफ। प्रश्नावली 6.2 में जैसे ही हम प्रवेश करेंगे तो उससे पहले कल हम लास्ट में बताए थे दो त्रिभुजों की समरूपता। दो त्रिभुजों की समरूपता यानी दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। तो कल हम लिखे थे जब उनके संगत कोण बराबर हो। जब उनके संगत कोण बराबर हो। ठीक है, ध्यान से आज देखेंगे क्योंकि आज आप लोगों का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम दो प्रमेयों को सिद्ध करेंगे, थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम। ये दोनों प्रमेय यदि हम अच्छे से देख लेते हैं तो प्रमेय भी एक आता है 5 नंबर में, नहीं तो अगर इसको अच्छे से हम समझ लेते हैं तो प्रश्नावली 6.2 में कहीं भी हमको कहीं दिक्कत नहीं होगा। ये एक तरह से हम लोग क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, यानी सभी क्वेश्चन को हम लोग नहीं देखेंगे। जो मेन क्वेश्चन होगा जैसे अनुमान के आधार पर कि ना ये चैप्टर का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो हम उन्हीं क्वेश्चनों को देखेंगे क्योंकि समय बहुत कम रह चुका है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो दो त्रिभुजों की समरूपता के बारे में कल बताए थे कि जब उनके संगत कोण बराबर हो तब, और जब उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तब। ये दोनों कसौटी आगे पढ़ेंगे। दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी तो यही आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा प्रमेय 6.3 में। ये प्रमेय 6.3 में, यानी दो त्रिभुज समरूप होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हो तब। फिर 6.4 में पढ़ेंगे कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं जब उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तब। देखिए दिक्कत क्या है, अरे दिक्कत क्या हम बोले, कहाँ बच्चे फंसते हैं। ये वाला चीज को इसमें समझ लेते हैं और इसको इसमें समझ लेते हैं, क्योंकि इसका ये इसमें भी है और ये इसमें भी है। नहीं समझे? देखिए दो त्रिभुज समरूप होते हैं कब, जब उनके संगत कोण बराबर हो तब। तो देखिए जब संगत कोण बराबर होता है तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो जाती है, इसलिए वो त्रिभुज समरूप होते हैं। ये असली प्रमेय 6.3 है। इसमें चलेंगे, जब दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए वो त्रिभुज भी समरूप होते हैं। तो देखिए ये वाला चीज इसमें भी है और ये वाला चीज इसमें भी है। नहीं, पर जब कसौटी में हम लोग प्रवेश करेंगे पढ़ेंगे प्रमेय 6.3। 5 नंबर में कभी दे दिया, एक बार पूछा है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हो तब। सिद्ध करें, शुरू में दे दिया सिद्ध करें कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हो तब। तो आगे एक नहीं आ गया, तो ये प्रमेय 6.3 आपको मिलेगा। प्रश्नावली 6.3 में जब हम प्रवेश करेंगे तो उस समय हमको मिलेगा ये। फिर 6.4 में मिलेगा क्या, दो त्रिभुज समरूप होते हैं जब उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तब। तो हमको मन में रखना है क्या कि जब दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसमें क्या मन में रखना है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हो। तो जब दो त्रिभुज समरूप जब उनके संगत कोण बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। ठीक है, तो ये प्रमेय 6.3 और 6.4 में जब हम लोग चलेंगे तो इस पर हम बात करेंगे। बस अभी इतना याद रखें कि दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए क्या है कि जब उनके संगत कोण बराबर हो तब दो त्रिभुज समरूप होते हैं और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तब। यही बहुभुज पूछ देता है कभी कभी, बहुभुज के समरूप होने की दो शर्त लिखे, तो यही लिखना है।
त्रिभुज भी एक बहुभुज ही है, ठीक है ना, इसलिए इस पर ध्यान देंगे। आ सकता है थेल्स प्रमेय को लिखें और सिद्ध करें, या आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय क्या है लिखें। 2 नंबर में, अगर 5 नंबर में आएगा तो डायरेक्ट ये लिख देगा, यही है थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। इस समय ज्यादा थेल्स प्रमेय के रूप में पूछ रहा है, ठीक है। क्या है थेल्स प्रमेय, ध्यान से समझेंगे। थेल्स प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप लोग ध्यान देंगे। हम लोग शुरू करते हैं इसको। इस सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ये कहना ना पड़े, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप भी हमको कुछ सपोर्ट करें। सपोर्ट यही है कि लाइक करना है, शेयर करना है, और सब लोग अपने अपने व्हाट्सएप में स्टेटस पर जरूर लगा लें, ताकि आपके दोस्त मित्रों के पास भी ये वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की, एक त्रिभुज हम बनाते हैं, ये मान लीजिए ए बी और सी, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, एक ऐसी रेखा खींचिए जो इसमें से एक भुजा के समांतर हो। तो ये जो भुजा आप देख रहे हैं इसके समांतर हम एक रेखा खींच देते हैं, हम एक रेखा खींच देते हैं। देखिए यहां एक रेखा खींच दिया मैंने, इसका नाम रख दिया डीई। क्या रख दिया, डीई। डीई रेखा खींच दिया, तो देखिए इस बीसी के समांतर डीई रेखा खींचा, एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं के, तो एक भुजा के समांतर तो बीसी के समांतर डीई खींचा, तो अन्य 2 भुजा, तो अन्य 2 भुजा कौन, ए बी और ए सी, ठीक है। देखिए समय थोड़ा लगे लेकिन ध्यान से समझिएगा। एक भुजा के समांतर एबीसी एक त्रिभुज हुआ। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो कोई एक भुजा ले लेते हैं, 3 भुजा है, ए बी है, बी सी है और ए सी है। ये जो नीचे देख रहे हैं बीसी, इसके समांतर हम एक रेखा डीई खींच लिए, ठीक है। तो ये जब खींचे तो अन्य 2 भुजा, तो अन्य 2 भुजा कौन, तो ए बी और ए सी को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या, ए बी को डी बिंदु पर और ए सी को ई बिंदु पर एक रेखा खींची जाए, तो रेखा खींच लिया गया डीई। तो अन्य 2 भुजाएं, तो अन्य 2 भुजाएं यही ए बी और ए सी एक ही अनुपात में विभाजित होती है, यानी ए डी बटा डी बी और ए बटा ए सी, ये अनुपात, अनुपात नहीं बाटा। तो यही हमको सिद्ध करना है। तो पहले जो जो कह रहा है पहले हम उसको लिख लेते हैं, ये हमारा प्रमेय होता है। प्रमेय में थोड़ा सजाने की प्रक्रिया पर कुछ जरूर ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, देखिए सबसे पहले जो कह रहा है उसको लिख लेते हैं। दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में ऐसे एक भूमिका बनाया जाता है जिसको हम लोग सामान्य प्रक्रिया या साधारण प्रक्रिया हम लोग कहते हैं। तो यहां लिख देते हैं हम, लाल से नहीं, साधारण प्रक्रिया, लाल से आप लोग नहीं लिखेंगे, साधारण प्रक्रिया। हाँ, ब्लैक और ब्लू, ब्लैक और ब्लू पेन का आप प्रयोग करेंगे। साधारण प्रक्रिया या साधारण प्रतिक्रिया, साधारण प्रक्रिया या सामान्य प्रक्रिया भी लिख सकते हैं। साधारण प्रतिक्रिया, साधारण प्रतिक्रिया क्या है, यहां हम प्रतिक्रिया लिखे, हम साधारण प्रक्रिया भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सामान्य प्रक्रिया में या साधारण प्रतिक्रिया में हम क्या लिखेंगे, चूंकि दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में, दिया गया नहीं ये कह रहा है, यहां कोई लिख सकता है माना त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में
क्या दिया गया है, तो देखिए जो कह रहा है एक हिसाब से ना यहाँ दिए हैं, हम बनाए हैं, तो ये लिखना है। दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में बीसी समांतर डीई। दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में बीसी समांतर डीई है, या इसको लैंग्वेज में भी आप लोग लिख सकते हैं। दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर डीई रेखा खींची गई है, जो भुजा AB को D पर तथा AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। तो एक भुजा के समांतर, तो कौन सी भुजा, बीसी के समांतर एक रेखा खींची जाए। तो एक रेखा कौन, डीई रेखा खींची गई है, जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं, तो अन्य दो भुजा कौन, भुजा AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है, एक ही अनुपात में। तो अनुपात कई रूपों में लिखा जा सकता है, जैसे इधर लिखेंगे वैसे ही इधर लिखेंगे। सिद्ध करना है कि AD बटा में DB बराबर AE बटा में AC। ठीक है, ये चीज पर आप लोग ध्यान देंगे। यही जैसे इधर लिखे AD बाई DB, तो इधर भी इसी तरह से लिखेंगे A बाई EC। अगर इधर हम इस तरह से भी लिख सकते थे AB बाई AD, तो इधर लिखना होता है AC बाई AE। ये भी एक ही अनुपात, देखिए एक AD बाई DB और AE बाई EC, इस सामान्य रूप से ऐसे ही लिखा जाता है अनुपात वर्ग को। नहीं तो इसको भी हम सामान्य अनुपात बोलेंगे, AB बाई AD बराबर AE बाई AC। देखिए जैसे इधर काम करेंगे वैसे ही इधर काम करेंगे। जैसे पहले लिखे हैं बड़का इधर AB, तब छोटका लिखे हैं AD, तो उधर भी इसी तरह से पहले लिखेंगे बड़का AC। एक मिनट, पहले लिखे इधर बड़का AB तब लिखे हैं छोटका AB, इधर भी पहले हम बड़का लिखेंगे AC, ठीक है, AC तब लिखेंगे छोटका AE। ये भी एक ही अनुपात कहलाएगा। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पहले छोटका AD तब बड़का AB, फिर बराबर इधर जैसे इधर वैसे इधर, तो पहले छोटका तो इधर भी छोटका AE फिर बड़का AC। ये भी एक ही अनुपात में कहलाएगा, ये भी एक ही अनुपात में कहलाएगा, ये भी एक ही अनुपात में कहलाएगा। तो सामान्य रूप से हम इसको लेकर चलते हैं, लेकिन ये भी एक ही अनुपात में है, ये भी समानुपात में है, ये भी समानुपात में है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो हमें सिद्ध करना है ये हमको तो मिल गया, इसकी सहायता से यही है हमारा आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय या थेल्स प्रमेय। इसको हम लोग बोलते हैं प्रमेय 6.1। ठीक है, चलिए तीन गुना प्रमेय 6.1, एक थेल्स प्रमेय, एक आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। कहता है थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें, यही चीज लिख के ये सिद्ध करना है। लिखता है आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय को सिद्ध करे, तो यही चीज करना है। लिख दे थेल्स प्रमेय को सिद्ध करे, तो यही। तो थेल्स प्रमेय कहे या प्रमेय 6.1 कहे या आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय कहे, तीनों एक ही बात है। तो ये हमारा साधारण प्रतिज्ञा मिल गया। अब हम लोग लिखेंगे साधारण प्रक्रिया, साधारण प्रतिज्ञा, सामान्य प्रक्रिया या साधारण, समझ रहे हैं? ये लिखिएगा जरूर। तभी एक तरह से क्या होता है कि देखने वाले का जो जांच करता है उसका ध्यान जल्दी जाता है, एकाग्र जाता है। अब इसके बाद हमको क्या करना है? अब इसके बाद हम लोगों को लेके चलना है रचना। अब कोई भी प्रमेय सिद्ध कीजिएगा, प्रमेय 6.1 से लेके 6.9 तक सब में कुछ ना कुछ रचना करना है।
प्रमेय 10.1, प्रमेय 10.2, जितना भी आपके प्रश्नावली में प्रमेय है आपके अध्याय में, सब में कुछ न कुछ रचना करना पड़ेगा। रचना अपने मन से किया जाता है, यानी उस चीज को जो हमें सिद्ध करना है इसके हिसाब से हमें कुछ न कुछ रचना करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अब रचना यहीं से आपको ध्यान में रखना है। अब हम रचना करते हैं, ये चीज हमको सिद्ध करना है, तो रचना करेंगे। रचना में हम क्या करते हैं, देखिए त्रिभुज ABC में जो रेखा DE खींचा गया है, इस D से इस AC रेखा पर हम लंब डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, लंब डाल देते हैं, DP लंब डाल देते हैं, DP लंब, और E से इधर हम लंब डाल देते हैं EQ, ये लंब का संकेत है। ठीक है, इसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि E से B को भी मिला देते हैं और D से C को भी मिला देते हैं। इतना आपको रचना में काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीज हमें लिखना है, जो काम किए हैं वो लिख देंगे। क्या लिखेंगे, बिंदु D से, यानी D बिंदु से DP लंब AC डाला, DP लंब AC तथा E से, यानी बिंदु E से EQ लंब AB डाला, AB डाला, साथ हैं D से C को, D से C को तथा E से B को भी मिलाया। ठीक है, ये हमारा हो गया रचना में। रचना में क्या किए, तो D से DP लंब AC और E से EQ लंब AB डाला। ठीक है, और D से C को और E से B को मिला दिया। इतना काम हम लोगों को करना है रचना में, यही चीज ध्यान में रखना है, क्योंकि ये हो गया तो समझिए आधा काम आपका हो गया। ठीक है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे, अभी आपको थोड़ा हार्ड लगेगा कि यही देखिए ज्यामिति है, इसी में दिमाग चकर जाता है बच्चे लोगों का, यही सब खा जाता है मैथ में। थोड़ा सा इधर उधर कीजिएगा दिमाग से, आउट ऑफ नेटवर्क, एक बार बाहर जो दिमाग से हट जाता है ना तो फिर जल्दी घुसता नहीं है। ठीक है ना, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। ये हो गया हमारा रचना। अब हम लोग चलते हैं उपपत्ति यानी प्रमाण में। प्रमाण दिखाई दे रहा है ना प्रमाण, एक मिनट, चलिए ठीक है। प्रमाण में हम क्या करेंगे, प्रमाण में अब हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, AD/DB बराबर AE/AC, ये हमको लाना है। तो प्रमाण में हम चलते हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल तो जानते हैं ना, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई या शीर्ष लंब, ये न होता है। अब बताइए यहाँ एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई यानी शीर्ष लंब। तो यहां हम लिखेंगे ये एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, यहां बराबर देकर हम लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये क्या है, यहां लिखिए देते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, तो क्या होगा 1/2
आधार कह रहा है, आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार यहाँ दो गो है। देखिए एगो AB भी आधार का काम करेगा और AC भी आधार का काम करेगा। क्यों? क्योंकि इस पर भी लंब डाला गया है तो ये भी आधार हो सकता है, इधर भी लंब है तो ये भी आधार हो सकता है। तो किसी एक पक्ष पर आप ध्यान देंगे, क्योंकि ADE बोलेंगे तो इसमें ये भी आधार हो सकता है, ये भी आधार हो सकता है। तो पहले हम किसी एक आधार को लेकर चलेंगे। तो मान लेते हैं कि हम सबसे पहला आधार हम इसको लेके चल रहे हैं, AC को आधार लेके चल रहे हैं, AC को आधार लेके चल रहे हैं, AC गुणे। तो आधार जब हम AC को लेंगे, AC को, तो लंब कौन सा आएगा? ये DP लंब आएगा। ध्यान दीजिएगा, आधार जब हम AC लेंगे तो लंब हमारा क्या आएगा? DP। लंब में ऊंचाई में क्या आएगा? DP आएगा। दुए को लंब है, एक DP लंब है और एक EQ लंब है। तो EQ लंब को कब लेते हैं? जब आधार AB लेते हैं तब। ठीक है, तो जब आधार हम AC लिए हैं तो हमारा लंब क्या होगा? लंब हमारा DP होगा। तो लंब हमारा DP हो गया। ठीक है, ये अब जब हम ADE आधार लिए हैं AC, तो बताइए इसमें आपको एक मिनट, सॉरी, ADE आधार, यहाँ इस त्रिभुज की बात हो रही है ना, तो आधार यहाँ हम AE लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे? AE लेकर चलेंगे, AE लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारा त्रिभुज सिर्फ कौन सा है? ADE। तो इसमें आधार हमारा क्या है? AE है। तो AE हो गया, लंब हम क्या ले लिए? DP। ठीक इसी तरह इसी आधार पर देखिए तो और कोई त्रिभुज है, यानी इसी रेखा पर ये P जो लंब है, तो इसी लंब पर देखिए एगो और त्रिभुज है। कौन? CDE। तो इसका भी हम निकाल लेंगे, लिखेंगे अब एरिया ऑफ त्रिभुज CDE या CED। तो 1/2 ये दिखाई दे रहा होगा ना, थोड़ा हम छोटा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि थोड़ा लंबा जाएगा। हम नहीं चाह रहे हैं कि इसमें से कुछ फिर मिटाना पड़े। ठीक ना, मिट जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। फिर इधर लगता है, एक मिनट, थोड़ा और छोटा इधर लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखे थे? एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। तो 1/2 आधार क्या हम लिए? AE। तो AE लिए तो ऊंचाई हमारा क्या होगा? DP ऊंचाई हमारा हो गया ये। अब बताइए, अब हम इसी आधार पर एक और त्रिभुज है CDE, तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर लिखेंगे तथा एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। तो क्या हो जाएगा? 1/2 आधार। तो अब यहाँ आधार EC है ना, CDE। इस त्रिभुज में चलेंगे तो आधार हमारा EC है, EC। अगुणे ऊंचाई तो इसी रेखा पर नहीं, ये ऊंचाई है लंब तो एक ही होगा, DP। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे कि इसका अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अनुपात निकालेंगे, क्योंकि हमें एक ही अनुपात दिखाना है। तो इधर का पहले हम अनुपात लिख लेंगे, और नहीं तो आप चाहेंगे तो यहाँ समीकरण 1 बना लेंगे, ये समीकरण 2 बना लेंगे। लिख देंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को भाग देने पर तो भाग दीजिए। तो 1 तथा 2 को भाग दीजिए, तो भाग देंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, ये ना हो गया। तो भाग दीजिए, जब इसको भाग दिए तो इधर भी देना होगा। तो 1/2 AE गुणे DP, 1/2 EC गुणे DP। देखिए 1/2 कट जाएगा और ये DP कट जाएगा, तो क्या बचा है आपका? AE बटा में EC। इसको आप मानेंगे ADE एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, ये आप इसको मान लेंगे
तीसरा समीकरण। ठीक है, अगर डायरेक्ट करते तो ये पहला समीकरण हमारा होता। ठीक है, इसीलिए हम इसको समीकरण ना मान रहे थे, क्योंकि एक ही अनुपात हमको सिद्ध करना है। तो ये दोनों का इधर का जब हम क्षेत्रफल निकालिए तो ऐसे भी इसका अनुपात निकालना होगा, तभी हमारा अनुपात सिद्ध होगा। तो इसलिए इसको भाग करेंगे, तो भाग करने के बाद इसीलिए 1 तथा 2 को भाग देने पड़ते, यहाँ ध्यान देना है। नहीं तो इसको हटाकर डायरेक्ट भी आप भाग देख सकते थे, तो आप इसको पहला समीकरण बनाते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, जो काम आप इधर किए हैं वही काम आप ये साइड कर देना है। जो ये पूरा काम आप वो साइड में किए वही काम आपको इधर कर देना है। यही चीज देखिए, ये आधार हम इधर लेकर चले, इस लंब के हिसाब से चले, डीपी लंब के हिसाब से चले, तो इधर का हमारा 2 त्रिभुज हुआ। अगर ई क्यू लंब लेकर चलेंगे तो इधर भी 2 त्रिभुज बनेगा कि ना, ए डी ई और बी डी ई होगा ना। तो लिखेंगे पुनः यानी दोबारा, मैंने वही चीज को ए साइड से अब लेकर चल रहे हैं। पुनः एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा में, अब क्या अनुपात हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दोनों का अनुपात, तो ए डी ई अब बी डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई और बी डी ई ए साइड वाला हो जाएगा। तो बताइए, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, तो 1/2 आधार, तो अब आधार ए साइड में आ जाएगा ए डी, तो ऊंचाई हमारा क्या होगा, ई क्यू होगा, हो गया ऊपर वाले का। नीचे वाले का बी डी ई का आधार क्या, 1/2 आधार क्या होगा, तो बी डी होगा, बी डी या डी बी आगुणे ऊंचाई तो आपका क्या होगा, ई क्यू ही होगा। तो बताइए, तो समझ रहे हैं ना। फिर क्या, इसका एक बार निकालिए, तो इसको समीकरण बनाइए, फिर इसको निकाल के इसको समीकरण, फिर इस तरह से बांटा करें। ये देख रहे हैं कि दोनों का बांटा हुआ ओ साइड का, इधर डायरेक्ट निकाल दीजिए। समझ रहे हैं ना। चलिए, कमेंट में जरूर बताइएगा समझ में आया कि नहीं। यदि ना समझ में आएगा तो फिर दोबारा हम बताएंगे इसको, अगले दिन फिर 1 हफ्ते के बाद फिर इसको फिर से हम लेकर आएंगे आपके सामने। कमेंट जरूर करके बताइएगा, लेकिन हमको नहीं लगता है कि समझ में नहीं आएगा। अभी नहीं समझ में आएगा तो फिर एक बार 1-2 दिन के बाद फिर एक बार देखिए, इसको एकदम समझ में आएगा। और फिर अपने से लिखिए, एक बार देख कर लिखिए और फिर एक बार अपने से स्वयं से लिखिए, जरूर समझ में आएगा। तो देखिए, यहाँ कट गया, अब ई क्यू कट गया, तो क्या हो गया, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बाटा में एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर क्या आ गया, ए डी बटा में डी बी। अब यहाँ ध्यान देना है, ये समीकरण 3 है, आप इसको समीकरण 4 मत बना दीजिएगा अभी, क्योंकि देखिए यहाँ देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई सेम है, यहाँ भी ए डी ई सेम है, लेकिन हैजा सी डी ई है, हैजा बी डी ई है। हैजा त्रिभुज सी डी ई है, हैजा त्रिभुज बी डी ई है। तो देखिए सी डी ई और बी डी ई, यानी एक इस त्रिभुज की बात हो रही है, इस त्रिभुज की, और एक इस त्रिभुज की बात हो रही है। अब ये दोनों बराबर होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। कैसे, क्योंकि देखिए बी डी ई और सी डी ई ये दोनों एक ही आधार डीई पर स्थित है, दोनों त्रिभुज का आधार एक ही है डीई, और बीसी के समांतर है डीई, बीसी के समांतर है डीई, क्योंकि यहां लिखा गया है ना बीसी के समांतर डीई रेखा खींची गई है, तो है समांतर है, आहे दोनों त्रिभुज जो है एक ही आधार पर टिका हुआ है, इसलिए ये दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां लिखेंगे, चूंकि ध्यान देंगे, चूंकि त्रिभुज सी डी ई तथा त्रिभुज बी डी ई एक ही आधार डीई पर स्थित है। दिखाई दे रहा है ना,
चलिए दिखाई तो दे रहा है, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई है नहीं, हम ही है, यहाँ से फिर जा जाकर उधर से देखना पड़ रहा है। तो देखिए, तो त्रिभुज सी डी ई और बी डी ई एक ही आधार डीई पर स्थित है तथा समांतर रेखा तथा दिखाई ना दे रहा हो तो सुनिएगा, तथा समांतर रेखा बीसी और डीई के बीच बने दो त्रिभुज है। ठीक है, देखिए ये सी डी ई और बी डी ई एक ही आधार डी पर स्थित है और साथ ही ये बीसी और डी दोनों समांतर रेखा है, ये दोनों समांतर रेखा के बीच बना ये दोनों त्रिभुज है, इसलिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, और दोनों अगर समांतर ना रहता तो शायद ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर नहीं होता, या ये दोनों त्रिभुज इस आधार पर ना टिका रहता तो शायद इसका क्षेत्रफल बराबर नहीं होता, लेकिन ये कंडीशन इन दोनों पर लागू है, तो लिख देंगे इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई के। कहने का मतलब कि ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। अब देखिए, यानी सी डी ई और बी डी ई, सी डी ई और बी डी ई है ये वाला, ध्यान दीजिएगा इधर, ये वाला और ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जब भाई दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया तो ये दोनों एक ही चीज ना हो गया, तो जब ये दोनों एक ही चीज हो गया तो एक मतलब कि है दोनों बराबर, तो है दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम देखो लिख सकते हैं, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बाटा में एरिया ऑफ त्रिभुज। अब बी डी ई ना लिख के हम यहाँ सी डी ई भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है। बराबर क्या हो गया, ए डी बाटा में डी बी। अब आप इसको चौथा समीकरण मानिए। अब देखिए समीकरण 3 और ये समीकरण 4, ये समीकरण 3 और समीकरण 4, तो दोनों से तुलना कीजिए, तो समीकरण 3 और समीकरण 4, तो समीकरण 3 और समीकरण 4 से लिख देंगे, इसलिए समीकरण 3 तथा 4 से क्या देख रहे हैं कि 3 में ये है और 4 में ये, जब है दोनों बराबर होगा तो है दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 3 और 4 से क्या हो गया, ए ई बटा में ई सी बराबर हो गया ए डी बटा में डी बी। देखिए यही ना सिद्ध करना था, सिद्ध करना है कि ए डी बटा में डी बी बराबर ए बटा में ए सी। तो उधर वाला हम पहले लिखे हैं, इधर वाला बाद में, तो वही चीज तो है। ये हमारा प्रूव हो गया, ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए। अब हम देखिए इसी में थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे, इसी में यदि ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो इसी में थोड़ा परिवर्तन कर देंगे, आपका थेल्स प्रमेय का विलोम आ जाएगा। थेल्स प्रमेय तो ये हो गया आपका, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, जल्दी से इसको आप लोग पहले नोट कीजिए, हम यहाँ पर लिख रहे हैं उस प्रमेय को। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, मन को हारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। थेल्स प्रमेय का विलोम, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की
किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए ये थेल्स प्रमेय का विलोम है। अभी हम लोग थेल्स प्रमेय ये सिद्ध कर चुके हैं, ठीक। देखिए थेल्स प्रमेय का विलोम, ये थेल्स प्रमेय का विलोम, ये जो है थेल्स प्रमेय का विलोम, या हम इसको ही कहें प्रमेय 6.2 या आधारभूत समानुपातिकता का विलोम, ठीक है। देखिए दोनों में अंतर बस इतना ही है कि थेल्स प्रमेय में समांतर दिया था, अनुपात सिद्ध करना था, देख रहे हैं। इसमें समांतर दिया था, आपको अनुपात सिद्ध करना है। लेकिन इसमें अनुपात दिया है और समांतर सिद्ध करना है। ध्यान देंगे, इसमें समांतर सिद्ध करना है, क्या दिया है, अनुपात दिया है, बस इतना का अंतर है। इसमें समांतर दिया था, आपको अनुपात सिद्ध करना है। देखिए यहाँ अनुपात सिद्ध करें, इसमें क्या दिया है कि यही चीज हुई जाती है, अनुपात दिया है, आपको समांतर सिद्ध करना है। कुछ नहीं करना है, क्या करना है ध्यान से समझेंगे, इसी से हम बना लेंगे। एक ही फिगर से ये दोनों को हम हल कर देंगे, थोड़ा सा आपको परिवर्तन करना होगा, ठीक है। देखिए ये शायद ही बहुत कम विद्यार्थी आप लोग जानते होंगे, कुछ पढ़े भी होंगे तो उसमें एक जोड़कर पढ़े होंगे। हम भी बताए हैं एक बार, तो उसमें एक जोड़कर। लेकिन देखिए आप चाहते हैं कि कम से कम समय में एक ही से हम दोनों कवर कर ले, तो आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, तो सबसे पहले इसको तो बदलना होगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। यहां ये आपको सिद्ध करना है। दिया गया है कि त्रिभुज ABC में, ठीक ना, ABC में अब समांतर है, सिद्ध करना है। हॉय चीज इसमें दिया है, हॉय जो लिखे है ना, BC के समांतर D तो नहीं, ये आपको सिद्ध करना है, इस पर ध्यान देना है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हम कर देते हैं, बाकी फिगर वही रहेगा, फिगर में कुछ छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे। देखिए दिया गया है कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, इस चीज को जस का तस रहने दीजिए। दिया गया है कि त्रिभुज ABC में रेखा DA किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, दिया गया है कि त्रिभुज ABC में रेखा DA भुजा AB को D पर तथा भुजा AC को E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों समांतर है, यानी BC समांतर होगा DE के। ये आपको सिद्ध करना है ना, ठीक है। सिद्ध करना है कि BC समांतर DE होगा। उसमें हई दिया था, हई सिद्ध किया, हम यहाँ सिद्ध किया नहीं चीज, लेकिन इसमें यही दे दिया है, हई सिद्ध करना है। तो मान लो चलिए कि हई चीज नहीं है, उसी तरह से त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है।
रचना में हर चीज मैं किए हैं, लड़का वाला जाता लिखे हैं रचना में, तो रचना में है पूरा ये कर दिए, ठीक है। फिर ये जस का तस यहाँ पर हम मिला देंगे, ये हम सीधे कहां तक चलेंगे, ये समीकरण 3 तक, ठीक है, यहां तक हम चल दिए। फिर यही चीज हम यहां हम लेकर चलेंगे। अब देखो इसके बाद परिवर्तन होगा, इस चीज को हम लोग मानेंगे क्या, इसको हम मान लेंगे समीकरण 4, इसको हम मान लेंगे समीकरण 4, आप इसको मान लीजिए समीकरण 4, समीकरण 4 मान लीजिए। बाकी देखिए यहां चेंजिंग करना है थोड़ा बहुत, देखिए पूरा एकदम इतना में तो कुछ नहीं किया गया, सब जस का तस रहा। अब यहां एरिया इसमें क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 पर ध्यान दीजिए, ये क्या कह रहा है, ध्यान देंगे यहां, ये क्या कह रहा है कि हर चीज दिया है, क्या दिया है, एडी बाई डीबी और ए बाई ईसी। यहां देखिए तो ए बाई ईसी और एडी बाई डीबी, एडी बाई डीबी और ए बाई ईसी, ये दोनों बराबर है ना, तो ये दोनों बराबर कब होगा, जब हर दोनों बराबर होगा, होगा कि नहीं। तो यहां लिख देंगे चूंकि दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है एडी बाई डीबी बराबर ए बाई एसी, दिया गया है ना। तो जब ये दिया गया है तो 3 तो लिख देंगे, इसलिए समीकरण 3 तथा 4 से, तो समीकरण 3 तथा 4 से जब हई दोनों बराबर है ना, ये दिया गया है ना, तो समीकरण 3 और 4 से हई दोनों बराबर हो जाएगा। हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज CDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ADE में एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। जब 3 और 4 से जब हई दोनों बराबर है, दिया गया है प्रश्न में हमको, तो जब ई दोनों को बराबर, ई दोनों बराबर है तो हई दोनों बराबर हो जाएगा 3 और 4 से, तो दोनों बराबर हो गया। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ADE मिल रहा है, जब हई दोनों बराबर है तो हई दोनों बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज CDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। तो अब क्या, तो जब हई दोनों बराबर हो गया, तो जब हई दोनों क्षेत्रफल बराबर है, जब यानी BDE और CDE यानी दोनों क्षेत्रफल बराबर है, तो जब ये दोनों क्षेत्रफल बराबर कब होगा, अभी इसमें लिखे थे थेस प्रमेय में कि दोनों क्षेत्रफल बराबर कब होता है, जब हई दोनों रेखा यानी जब ये दोनों भुजवा समांतर होगा, तब ना, कि दो समांतर रेखा के बीच में जो दो त्रिभुज बनता है, उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। अभी आप लोग लिखे थे, यहां लिखे थे कि नहीं लिखे थे, चूंकि त्रिभुज BDE तथा CDE एक ही आधार DE पर स्थित है तथा BC और DE समांतर, BC समांतर DE के बीच ये दोनों त्रिभुज उपस्थित है, इसलिए ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। कहने का मतलब कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो रहा है, इसका मतलब भाई दोनों क्या है, समांतर है। ये दोनों समांतर है तो अभी इन दोनों का क्षेत्रफल क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। लिख दिए, तो दो समान क्षेत्रफल वाला त्रिभुज समांतर ही होता है। दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल यदि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल यदि समान आ जाए तो इसका मतलब कि दोनों त्रिभुज के सामने वाला जो भुजा होगा वो समांतर होगा। तो लिख देंगे इसलिए DE समांतर क्या, DE समांतर BC। बोलिए आसान है कि नहीं है, बस आपको थेल्स प्रमेय पर ध्यान देना है। अगर दे दिया है
लास्ट में कह रहा है कि सिद्ध करे कि भुजा एक ही अनुपात में होता है, तो समझिएगा प्रमेय 6.1 है। यदि कह रहा है कि सिद्ध करे कि तीसरी भुजा के समांतर होता है, तो समझिएगा कि प्रमेय 6.2 है। यानी थेल्स प्रमेय में अनुपात सिद्ध करना है और थेल्स प्रमेय के विलोम में समांतर सिद्ध करना है। ठीक है, एक ही फिगर से आप काम चला सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, वास्तव में समझ में आया कि ना, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि समझ में आया होगा तो आप अपने दोस्त मित्रों के पास जरूर भेजिएगा। ठीक है, अब हम कल से प्रश्नावली 6.2 में प्रवेश करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ज्यादा वीडियो भी उतना नहीं देखना है। सेल्फ स्टडी यानी प्रैक्टिस, अभ्यास भी आपको ज्यादा करना है। ठीक है, अब जितना अभ्यास आप ज्यादा कीजिएगा वही आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। तो ठीक है, इतना ही हम लोग जाने देते हैं। कल से हम लोग इससे संबंधित 3 या 4 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। प्रश्नावली 6.2 में 10-12 प्रश्न आपके हैं, मुख्य रूप से उसमें से 4 या 5, अधिक से अधिक 4 या 5 प्रश्न कल हम लोग देखेंगे और कल प्रश्नावली 6.2 समाप्त करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।